वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सेन और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स चैप्टर पे बात हम लोग कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शंस पे बात करी। वाकई में स्टोरी थी वो, कैसे कैसे निष्कर्ष पे पहुंचे। अब आगे चैप्टर की शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स से। मैंने बताया कि लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड है, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसको पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो क्यों डिवाइड है ये आप लोगों को मैंने बताया कि क्वांटम लेवल पे स्टडी जो होती है वो वेव में होती है और माइक्रो लेवल पे जो करते हैं हम वो रे ऑप्टिक्स में करते हैं। तो चलिए रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको आप बोल सकते हो। सबसे पहली बात तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें लाइट के बारे में था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। इसका एग्जांपल आप देखोगे कि जैसे घर की खिड़की है, खिड़की से अगर रोशनी आते रहती है तो ऐसा नहीं है कि वो आग के अंदर में फैल जाती है चारों तरफ, ऐसा नहीं है, वो एकदम सीधी रेखा में आती है। अलग चीज़ है कि पूरे कमरे में हो जाता है। तो कमरे में लाइट आने के पीछे रीजन ये होता है बेटा कि फिर टकरा के रिफ्लेक्शन से वो पूरे कमरे में फैल जाती है, बट वो आती सीधी रेखा में ही है। देखना एकदम खिड़की के सीधे वो लाइट आपको दिखाई देगी, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स तक दिख जाएंगे जो डस्ट के कण होते हैं, वो इतना वो होता है। तो लाइट के बारे में बोला जाता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, करता भी है। दूसरा पार्ट है हमारा द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। रे ऑप्टिक्स लिखे हुए हैं। रे किसको बोलते हैं? ये चीज है जिस रास्ते से होके लाइट जाती है, पाथ, उसको बोलते हैं रे, है ना। जैसे लाइट का रे जा रहा है, देखो वो लाइट रे जा रहा है, यानी इसी रास्ते से लाइट आ रही है, उसको लाइट का रे बोलते हैं। तो पाथ ऑफ लाइट जो होता है उसको रे बोलते हैं। दूसरा है हमारा द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बीम बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बंडल ऑफ रेज जो है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग बीम, ठीक है ना। क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है, ये है, वो है, बहुत कुछ नाम आप सुनते होंगे। तो बीम कहने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रेज, बंचेज ऑफ रेज आ रहे हैं, है ना। तो बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ये दो तीन चीजें आपको लाइट के बारे में जाननी है कि क्या कहते हैं। अब स्पेशली रूप से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पे इसका अध्ययन करेंगे कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और कैसे उनका बिहेवियर होता है। बहुत सारी चीज़ें आप सुनते आ रहे हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो एक एक करके सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो जो मैक्रो लेवल पे होगा वो रे ऑप्टिक्स में और बाकी के वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। तो मैंने पार्ट वाइज लिखवा दिया था किसकी चर्चा किसमें की जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं रिफ्लेक्शन। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, यानी लाइट का रिबाउंडेशन, टकरा के लौट जाना, किसी भी सरफेस से टकरा के लौटना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये तो सबसे पहले होता क्यों है? किसी भी पार्टिकल से टकरा के लाइट लौट जाती है, ये चीज हम लोग बोलते हैं कि टकरा के लौट जाए। पार्टिकल से टकराती है यार, न्यूटन साहब ने बोला कि नहीं जा पाएगी, स्पार्श नहीं रहेगा वो, और वो लौट जाएगा। लाइट रेज में ये होता है। तो जो पार्टिकल हमारे या जो मीडियम हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो भी हम लोगों ने बोला कि लाइट रेज ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर निकल जाता है, यानी स्पार्श जगह से पास कर जाता है। तो इसीलिए कुछ टकरा के लौटता भी है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। जब रेयर टू डेंसर जाते हैं या डेंसर टू रेयरर आते हैं, तो यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। यानी पार्टिकल से तो टकरा के लौटेगा, बट हमारा
खाली जगह से, स्पार्स जगह से होके निकल जाता है। तो ये लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, यानी टकरा के लौटना। अब ये कब टकरा के लौटेगा उसका देखेंगे हम लोग, चर्चा करते हैं। चलिए क्या क्या लॉज हैं इसके, कुछ ना कुछ तो नियम होता होगा, लॉज को फॉलो करता है हमारा। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इसके कुछ नियम होते हैं। हर चीज जो भी लॉ है, कोई भी फेनोमेना है वो एक लॉ से बंधा हुआ है, किसी न किसी पैटर्न को वो फॉलो करता है। उसी पैटर्न को हम लोग लॉ बोलते हैं, जो चीज साबित कर दिए कि हाँ यही ऑलवेज हर जगह यही चीज होगा, अगर ये फेनोमेना आया तो यही वाला कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होगा, तो फिर उसी को बोलते हैं कि अच्छा ये लॉ है हमारा, साबित कर दिया जाता है उसको। तो देखो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे चर्चा करेंगे कि रिफ्लेक्ट करने के क्या क्या नियम हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या क्या नियम हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन कर दो, ठीक है। तो हमने कहा कि उसके लिए क्या चाहिए, एक मिरर चाहिए हमें, ठीक है ना। मिरर चाहिए तो एक मिरर ले लेते हैं हम लोग, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर लेते हैं। मिरर भी अलग अलग तरह के होते हैं, प्लेन भी होते हैं, कर्व सरफेस का भी होता है। जिसका सरफेस फ्लैट हो वो प्लेन मिरर, जिसका सरफेस कर्व हो जाएगा वो कर्व हो जाएगा हमारा मिरर। उसको बोलोगे या तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जैसा अपना उसका बनावट होगा उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। तो प्लेन मिरर एक लेते हैं और इसी को आधार मान के हम पढ़ते हैं अभी कि क्या होता है। एक तरफ से पॉलिश कर दिए इसको, शीशा लिए और एक तरफ से पॉलिश कर दिए। अब ये पॉलिश्ड हो गया तो लाइट इस पे आएगा, लाइट बीम जब आएगी बेटा तो टकरा के क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है ना। तो माना कि लाइट यहां से ऐसे आया, लाइट ऐसे आया और रिफ्लेक्ट कर गया, टकरा के लौटेगा लाइट। टकरा के लौटना कहने का मतलब हो गया, रिफ्लेक्शन होता है कि जिस मीडियम से वो आया है उसी मीडियम में वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। लाइट जिस मीडियम से आ रहा है और उसी मीडियम में वापस लौट जाना लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो आया इस मीडियम से आ रहा है और इसी मीडियम में लौट जा रहा, किससे टकरा के, मिरर से टकरा के। प्लेन मिरर है, ठीक है ना, प्लेन मिरर। ये जो ग्रीन है बेटा ये है पॉलिश्ड, ठीक है ना, पॉलिश्ड कर दिए हैं इसको तभी टकरा के लौटा है। तो ये टकरा के लौट गया। अब ये जिस पॉइंट पे टकराया है, जिस पॉइंट पे टकराया है ये, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या चलो उसको हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आके जिस पॉइंट पे टकराएगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट से लौटेगा उसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक चीज होता है नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर। जिस सरफेस से टकरा के लौटेगा उस सरफेस से परपेंडिकुलरली एक इमेजिनेशन आपको कर लेना है कि एक इमेजिन लाइन है, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। इन तीनों का नाम हम करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ज्यादातर लोग इसको डॉटेड से दिखाते हैं, हम लोग भी आगे डॉटेड से ही दिखाएंगे। बस इसमें पहला फिगर है, मैं इसको लाइन इसलिए खींच दिया ताकि आपको पता चले। आगे नॉर्मल को हम लोग डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इसको आई से कर दो डिनोट, इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को आर से कर दो।
अब एंगल जो मेजर होता है कि कितने एंगल पे आ रहा है ये लाइट, वो मेजर होता है बेटा इसी नॉर्मल से, इस सरफेस से नहीं, इस नॉर्मल से। तो इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच आ रहा है तो ये रहा एरो, और रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ऐसे जा रहा है। एरो बनाना बहुत जरूरी है। ये हो, तो इस एंगल को मान लेंगे आई, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, आर। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया किसी भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का। अब क्या क्या लॉज हैं, कुछ इसी तरह से टकरा के लाइट लौट जाता है। तो इसके क्या क्या लॉज हैं हमारे, कि एक तो ये है कि जिस एंगल पे ये आएगा, जिस एंगल पे ये आएगा लाइट, यानी नॉर्मल से जितने डिग्री के एंगल पे आएगा, नॉर्मल से उतनी ही डिग्री पे ये वापस भी लौट, समझ गए ना। जिस एंगल पे ये आएगा उसी एंगल पे ये वापस भी लौट जाए, ठीक है ना। तो देखो, कहने का मतलब हो गया कि रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलवेज I इज इक्वल टू आर, एंगल I इज इक्वल टू। दूसरा क्या होगा हमारा, ये जो पॉइंट बोले हम कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो ये हमारा था, तो इंसिडेंट पॉइंट, ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट और ये नॉर्मल, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों ऑलवेज हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करेंगे। देखो कहने का क्या मतलब है, पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, सेकेंड नंबर, यही दो लॉ है और ज़्यादा कुछ लॉ है भी नहीं। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray and normal always lie in the same plane at the point of इंसिडेंट। जिस पॉइंट पे ये आके इंसिडेंट करता है उसी पॉइंट पे नॉर्मल का भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे और वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगा, और ये जो हमारा पॉइंट होगा ये एक ही प्लेन में क्या होगा, लाई करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी एक प्लेन में ही होंगे, समझ गए ना। तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। अलग अलग प्लेन का मतलब आपको मैं समझाता हूँ, अलग अलग प्लेन करने का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई कर्व सरफेस हो गया, कर्व सरफेस हो, देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ कर्व सरफेस का क्या मतलब है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हो गया बेटा मिरर, यहाँ से समझ लो कि क्या हो रहा है हमारा, इसी सरफेस में रिफ्लेक्शन होने वाला है और ये जो है ये पॉलिश है, ठीक है ना, ये पॉलिश है और ये इसका सेंटर हो गया। तो अब अगर हमारे पास कोई रे आता है,
हमारे पास अगर कोई रे आता है, यहाँ पे आके टकराया, ये जो रे है तो अगर ऐसे आके टकराई तो ये रे का रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो कि ये जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल जब भी होता है तो अगर कर्व सरफेस भी है तो नॉर्मल कहां से होके जाएगा? ये तो यहां से जाएगा ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, लेकिन इसका एंगल अब यहां पे तो तय करना मुश्किल हो जाएगा कि ये तो सरफेस कर्व हो गया सर, तो कैसे तय करेंगे एंगल? थोड़ा सा ऐसे ऐसे होने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। तो जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज आके कहां मीट करता है? सेंटर पे मीट करता है। तो ये आप बात हमेशा याद रखना कि ऐसे केस में नॉर्मल हमेशा सेंटर पे आके मीट करेगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा। ये इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। कैपिटल से हमने दर्शाया था तो कैपिटल से ही दर्शा दें, ठीक है ना। अब ये अगर बेटा आई हो गया तो ये आर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें है नॉर्मल शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो भी सर्कल बना देना है, अगर आधा मिरर रहे तो सर्कल बना देना है और ड्रॉ कर लेना है कि हाँ यहाँ पे उसका सेंटर होगा और नॉर्मली वहां से जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पे प्लेन कौन सा है बेटा? प्लेन कौन सा है? अब प्लेन की अगर मैं बात करूं ना तो यहां पे मैं आपको प्लेन दिखा देता हूं। अब यहां पे जो प्लेन होगा यही प्लेन है ना, एकदम से आपको प्लेन मिरर के जैसा वो बिहेव करता हुआ दिखेगा, है ना। इस प्लेन में टेंजेंट टाइप देखोगे तो ये प्लेन दिखाई देगा। तो कहीं पे भी ये लॉज हैं जो वैलिड हैं हमारे कि तीनों जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे। बाकी का ज़्यादा इसमें कोई लॉ नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है। बाकी रिफ्रैक्शन में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ज़्यादातर, लेकिन ये यही है। एक टर्म और है कि अगर ये इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, सॉरी 90 नहीं 0 डिग्री बोल सकते हो, 90 डिग्री तो उससे अगर ये 0 डिग्री हो तो आर भी जो होगा वो 0 डिग्री होगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सरफेस है और ऐसे पॉलिश्ड है तो इस सरफेस पे अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है एकदम 90 डिग्री पे, एकदम नॉर्मल पे ही आ रहा है, यानी इसी नॉर्मल को फॉलो करते हुए आ रहा है, तो सेम इसी नॉर्मल को फॉलो करते हुए लौट भी जाएगा। तो आई और आर दोनों क्या होगा? 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जब ऐसे एकदम नॉर्मली आता है उस पर, यानी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एकदम इस पर एकदम नॉर्मल इंसिडेंट करता है तो नॉर्मल के साथ इसका 0 डिग्री हो जाता है और उसी पॉइंट पे लौट जाता है। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। बाकी हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होता है इसी में, और एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले प्लेन मिरर के लिए देखेंगे, फिर सारे मिररों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर के लिए कैसे बनता है, फिर बाकी मिरर्स पे हम आएंगे। आप इसको नोट करो, फिर प्लेन मिरर पे हम इमेज बनाते हैं। चलिए तो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है? तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट पॉइंट है, लाइन है, 2D है, 3D है, क्या है ना, 1D है, 2D है, 3D है, इस पर डिपेंड करेगा।
सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसका मिरर इमेज बनाना है उस पे पहले आते हैं। सबसे पहले पॉइंट, अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट के रूप में है तब कैसा इमेज बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, है ना। तो चर्चा करते हैं उसकी प्लेन मिरर की। तो सबसे पहले प्लेन मिरर बनाएंगे, एक प्लेन मिरर लेके आते हैं, ये रहा प्लेन मिरर। पॉलिश्ड करने पे बनता है ये, तो दूसरी तरफ से हम इसको पॉलिश कर दिए बेटा, ठीक है। अब ये पॉलिश्ड हो गया हमारा। अब हम ऑब्जेक्ट लेके आ गए, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा ओ, है ना। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और इसी का इमेज बनाना है। तो अब इमेज बनाने के लिए ये होता है कि आईने के सामने हम खड़े होते हैं जब, तो हमारी आंख ऐसे आईने पे देखती है ना। ऑब्जेक्ट अगर होता है तो ऐसे कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट है ना। हमने क्या बोला था कि हमारी आंखों से, साइंटिस्टों ने बोला कि ऑब्जेक्ट से क्या आता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आता है और हम लोग वही देख पाते हैं कि कहां पे इमेज बन रहा है। तो देखिए यहां पे भी सारा रे ऑप्टिक्स इसको इसीलिए बोलते हैं, सारा रेज का खेल है। कैसे कैसे रेज निकलेगा, अगर इस पे प्रकाश पड़ेगा बेटा इस ऑब्जेक्ट पे, तो यहां से इस मिरर पे जाएगा। ऑब्जेक्ट पे प्रकाश जब पड़ेगा तो ये यहां से मिरर पे जाएगा। कैसे जाएगा देखो, यहां से माना कि दो लाइट बीम निकली और टकराया इस पे, ठीक है ना। ऐसे रेज निकली और टकराया, और टकरा के लौट गया, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लौट गया, यानी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हुआ, है ना। किसी दो पॉइंट पे आके टकराया और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हुआ। हम बहुत सारे रेज आएंगे, इस पे टकरा रहे होंगे इससे निकल के, तो हम दो रेज को उठा लेते हैं, ठीक है ना। किसी दो रेज को हम उठाएंगे, दो रेज ले लिए कि यहां से यहां तक है। अब देखो बेटा ये रिफ्लेक्शन हुआ है, ऐसे ये ऐसे आया है और इसी पॉइंट पे वापस ऐसे लौट गया है। देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है। आईना जब देखते हो तो सामने उसी तरह का इमेज दिखाई देता है, उतना ही पीछे। जैसे जैसे पीछे चले जाओगे ना, ऐसे ऐसे आईने में भी पीछे चले जाओगे, नजदीक आओगे तो आईने में भी आगे। तो क्या सचमुच में कोई उस तरफ से आते जाते रहता है? वो आपका इमेज है। तो क्या है, वो ही तो रे ऊपर नीचे आगे पीछे ट्रेवल कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? तो ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रे, इसको बेटा एक्सटेंड करना, इस रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करना है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रेज को जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों रेज जो आप सेलेक्ट किए थे एक बिंदु पे काटेंगे, एक पॉइंट पे, यहां पे एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे उसी पॉइंट पे इमेज दिखेगा आपको, किसका? इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। उसी पे इमेज दिखेगा। और ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है देखो, इसका ये नॉर्मल मान सकते हो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ये रिफ्लेक्शन के लॉ से आप जानते हो। तो ये यहां मीट करेगा। अब देखो ये जो होगा बेटा दूरी, मान लिया जाए कि यहां से L डिस्टेंस पे रखे हो, L लेंथ L है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से L लेंथ पे अगर है, ठीक है ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ पे होगा? तो ऑब्जेक्ट का भी जो लेंथ होगा वो उतना ही होगा। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा हमारा। भले ही मेरा वाला थोड़ा नजदीक दिख रहा हो, बट वो ओरिजिनलिटी में वही होता है, उतनी ही दूरी पे बनता है, ठीक है ना। दोनों के डिस्टेंस जो है वो बराबर होते हैं, L जो है वो बराबर होते हैं और यही इमेज बनता है। तो इसको बोलेंगे बेटा मिरर। ये मिरर है और ये I हो गया इंसिडेंट रे और ये R हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और जो हमारा इमेज होता है वो क्या वास्तविक होता है क्या?
जो इमेज होता है क्या सच में बनाते हैं हम लोग, इमेज वास्तविक नहीं होता है, परछाई उसकी, जैसे वो होता है ना कि हम यहाँ जो इमेज बनता है हमारा नीचे परछाई दिखाई देता है, ये आईने के उस तरफ जो इमेज बनता है वो एक काल्पनिक इमेज है, सामने उसके उस तरफ कुछ नहीं होता है, आईना दीवार पे लटका पड़ा है, ठीक है ना, उसके उस तरफ बन रहा है, उसका कोई अपना वजूद नहीं है, और जब वजूद नहीं है तो वो एक वर्चुअल चीज है, ठीक है ना। तो जो इमेज बनेगा बेटा, वो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, उसको बोलेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है, कोई रियल थिंग नहीं है, वो एक वर्चुअल है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बनता है। अब आप बोलोगे कि सर इसको साबित करके दिखाओ, आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो लेंथ है ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर है, यानी उतनी ही दूरी पे बनेगा। तो साबित करते हैं बेटा, आओ हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, फिगर से ही प्रूफ कर देंगे, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करते कि इसको ऐसे किए वो ड्रॉ किए, हमें उतना ज़्यादा घुसना भी नहीं है उस चीज़ में। तो देखो ले लेते हैं मिरर, ठीक है ना, नहीं ऐसे नहीं, वो ऐसे वाला ही सही रहेगा, ठीक है। मिरर ले लिए, पॉलिश्ड कर दिए इसको, ठीक है ना, पॉलिश्ड कर दिए। अब देखो हमने बोला था कि कोई दो पॉइंट उठा लेना है, तो सबसे पहले तो ये ओ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, कोई दो रे उठा लेना है हमको। तो मान लिया जाए कि एक रे एकदम जस्ट इसके सामने ही चला गया, ये हो गया रे, और दूसरा रे ऐसे ऊपर कहीं जा रहा है इधर, ठीक है ना, ये दो रे निकले, दो रे इसको निकले ऑब्जेक्ट से। तो एक तो नॉर्मली इंसिडेंट किया इस पे, यानी I0 और R0 नॉर्मल के साथ, तो ये इसी पॉइंट पे लौट गया बेटा, ये तो इसी पॉइंट पे लौटेगा, और ये रिफ्लेक्शन के लॉ से इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो हमने बोला, और ये है आपका नॉर्मल, इसके लिए कहा था कि इसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, और इसको भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है, और ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग इमेज बोलेंगे, ये आई है। अब हमें साबित क्या करना है कि ये वाला दूरी दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो देखो हम साबित से करते हैं, चलो आते हैं। हम कहते हैं कि ये जो हम रेज लिए हैं इनके बीच जो है एंगल वो थीटा है, ठीक है ना, थीटा है, ले लिए। रेंडमली कोई दो रेज उठाते हैं हम लोग, तो जेन्युइन हम परपेंडिकुलर वाला एक उठाते हैं, एक कोई और उठाते हैं जब साबित करना होता है। तो थीटा है दोनों के बीच में एंगल, तो यहां बेटा थीटा इसलिए है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन की तरह शो कर रहा है, ये वाला नॉर्मल दोनों पैरेलल है ना, तो मैथमेटिकल रूल से ये भी थीटा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी थीटा होगा बेटा, होगा ना। तो जब वो थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा, ये वाला भी थीटा, देख लेना ये थीटा भी होता है, मैथमेटिकल रूल से आप देखोगे तो वो भी क्या है, थीटा ही है, अपोजिट एंगल जो है, ठीक है। तो जब वो थीटा हो गया तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, और ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, सॉरी ये 90, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया, है ना, थीटा हो गया। तो अब देखो सेम ट्रायंगल के नियम से आप देखना, ठीक है ना, तीनों एंगल बराबर हैं, एंगल तीनों बराबर हैं, तीनों एंगल आपस में अगर बराबर है दो ट्रायंगल के, और एक साइड भी अगर बराबर है, दोनों में कॉमन है ना, ये वाला साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है कि नहीं है, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो ये वाला बीच वाला साइड दोनों में कॉमन है ना,
तो उसके बाद एक क्या है, साइड भी अगर बराबर है यानी दोनों में कॉमन है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये मैथमेटिकल थ्योरी है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th 9th में सब पढ़े थे। तो जब सब सेम है तो अगर इसकी दूरी l है तो इसकी भी दूरी बेटा l ही होगी, क्योंकि सब पूरे ट्रायंगल में सेम है, तो ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड, तो दूरी भी सेम है। तो प्रूफ करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हो। अब एक इमेज फॉर्मेशन हम और दिखाते हैं, जैसे हमारा ये हो गया मिरर, ठीक है बेटा, ये एक मिरर है और इसको पॉलिश्ड कर दिया, चलो ऐसे, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्ट है, अब बोल रहे हो कि सामने रख रहे हो सर, ऑब्जेक्ट हम कहीं यहां रख दिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे है तब फॉर्मेशन इमेज का कैसे होगा, कभी कभी आप लोग नहीं ऐसे आईना में झांक के देख लेते हो कि अच्छा उधर वाला दिख रहा है क्या, हो सकता है वो आईना के सामने ना हो, फिर भी जब आप ऐसे झांक के देखते हो वो आईने में दिख जाता है ना। तो यहां से रेज तो निकल रही है ना, इससे टकरा टकरा के, अगर ये विजिबल चीज है, अगर ये विजिबल है तो इससे रेज निकल रही है, विजिबल तभी तो विजिबल है ना, लाइट यानी इससे टकरा के लौट रही है। तो जब ये विजिबल है तो इससे हो सकता है कि टकराई होगी दो रेज, ऐसे कोई भी दो रेज मान लो ना, ये दो रेज टकराई और टकरा टकरा के हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के नियम से ऐसे लौट गई, ठीक है ना। और इन्हीं को फिर क्या करना है, इसी को ना आगे ऐसे ऐसे मिलाना है, देखो तो ये भी क्या हो जाएगा, इमेज भी उसी तरह का बनेगा, यानी इसका इमेज झांक के देखने के लिए आपको इधर से कहीं से देखना पड़ेगा, तब दिखाई देगा वो। सामने से अगर देखोगे तो ये दिखेगा नहीं आईने में, इधर से कहीं से देखोगे झांक के तो इसका इमेज वहां दिख जाएगा, है ना। देखते हो ना आईना में बिल्कुल ऐसे देखा जाता है, तो वो चीज, तो फॉर्मेशन इमेज का होता है, अलग अलग तरीके से आप निकालोगे। तो आप इसको नोट करो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे हम। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं, ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स है ये वाई है, समझ गए। और हम एक मिरर लेके आ गए, येलो कलर का मिरर लेके आते हैं और इस जगह पे रख देते हैं, और ये पॉलिश्ड है ऐसे, ठीक है ना। ये मिरर लेके आ गए, यहां पे रख दिए, और उस मिरर का जो एंगल है यहां से 45 डिग्री है वाई से हमारा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे यहां पे कहीं पे ओ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर जिसकी दूरी है सेंटर से इस ओ ऑब्जेक्ट की। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस पूरे कोऑर्डिनेट में फाइंड करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इमेज का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो कि कहां पे बनेगा, इधर इसमें कहीं कहां पे बनेगा, और उसका कोऑर्डिनेट आप बताओ। तो देखो हमने क्या कहा था कि कैसे आप निकालोगे इसको, उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, ऑब्जेक्ट से रेज फेंकना है 2, है ना। तो एक तो नॉर्मल रे फेंकने के लिए हमने बोला था, एक तो नॉर्मली फेंको इस पे ऑब्जेक्ट पे, और एक कहीं और फेंकना और उसको कट करके देख लेना। तो देखो चलो, अब ये तो मिरर तो यहीं तक है सर, अगर हम यहां पे ऐसे फेंकेंगे तो ये तो एंगल पे आएगा, है ना। तो चलो हम मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लेते हैं मिरर आगे तक है ऐसे, ठीक है ना। मिरर क्या है, आगे तक है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन याद करो, अभी जो मैंने बनाया था, ये देखो आप, ये वाला, यही वाली बात हो गई ना कि ऐसे ऊपर कहीं पे फेंकोगे इस पे टकराएगा, अगर ये छोटा है तो उसी तरह से है ना। तो
तो हम फेंकेंगे रेज। माना कि यहां तक तो फेंक ही सकते हैं, ये मान लिए कि यहां पे आया टकराया, अलग कलर से करता हूं, व्हाइट कलर से, ठीक है ना। यहां पे अगर टकराया, मान लिया जाए कि यहां पे टकराया, ठीक है ना, यहां पे टकराया है हमारा एक रेज, और अब कहां जाएगा, ये जो टकराया है उसी एंगल पे लौट जाएगा। ये एंगल 45 है बेटा, ये एंगल क्या है 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, 45 होगा ना, ये वाला एंगल भी 45 होगा। और अब देखो तो इसका नॉर्मल कुछ इधर होगा, ऐसे 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 नॉर्मल होगा, यही नॉर्मल होगा ना। तो इस पे अब जब आया है तो इस नॉर्मल क्या है, ये भी, ये 45 होगा कि नहीं होगा, ये 45 तो ये भी 45, यानी इस पे y पे बेटा लौटेगा, ये इस पे लौटेगा, है ना 45 डिग्री पे, समझ गए, 45 पे लौटेगा हमारा। तो अब देखो इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, तो एक चीज तो पता चल गया कि इसको y एक्सिस पे ही कहीं कट करेगा, y एक्सिस पे ही कहीं कट करेगा। अब देखो, अब जैसे मान लिया जाए कि या तो तुम रेज यहां फेंक लो इमेजिनरी, या चलो सोचो कि हाँ हम यहां पे कहीं पे ऐसे किए, तो ये भी क्या हो जाएगा, जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे ऐसे ऐसे निकलेगा, ये जितने एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे जाएगा ना। और फिर इसको आप इमेजिनरी को ऐसे ऐसे बढ़ाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे को जब बढ़ाओगे तो यहां पे आके कहीं पे कट करेगा, ठीक है ना, यहां पे कहीं पे आके कट करेगा। तो ये जो कट करेगा आपका, ये जो इमेज कट करेगा, तो यहां से हमको डिस्टेंस निकालना है, ये कितना डिस्टेंस होगा, यही निकालना है ना कि कितने डिस्टेंस पे होगा। अब देखो ये 45 तो ये भी 45 है ना, ये 45 तो ये भी 45। अब ये है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो देखो अब ये वाला ट्रेंगल ऐसे, ये एक ट्रेंगल ऐसे, दो ट्रेंगल बने ना, पहले हम इस ट्रेंगल में आएंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया ना बेटा, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर आपको निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, तो 2 cos 45, 2 cos 45, यानी 2 cos 45, यहां से यहां तक की दूरी, तो cos 45 कितना होता है 1/√2, यानी 2/√2, कितना होगा बेटा √2, ठीक है ना, √2 हो गया यहां तक की दूरी। चलो अब √2 हो गया, अब ये भी 45, ये 90 डिग्री, ये भी 45 और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये जो कट करेगा आपका, ये जो कट करेगा, जहां पे भी कोई भी रेज ले जाओगे तो ये जो कट करेगा ना, ये कट करेगा, ये भी आता है 2 सेंटीमीटर ही, ये भी आता है 2 सेंटीमीटर ही। कैसे आता है, क्योंकि हम लोगों ने साबित करके रखा हुआ है कि मिरर से जितने दूरी पे, मिरर से जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा। तो यानी बेटा मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है √2, तो √2 पे ऑब्जेक्ट भी, तो √2, ऑब्जेक्ट अगर √2 पे है तो इमेज भी √2 पे बनेगा, बनेगा ना, ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी √2 पे बनेगा, यानी ये क्या है 2√2, और ये टोटल एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर ये और 2√2 ये। तो ये निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 4 और 8 और ये 4 ऐसे, तो देखो आ गया 2, आया ना 2, क्योंकि ये भी √2 होगा जब ये है तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बराबर इमेज का डिस्टेंस, तो ये 2 हो गया y में, और x में क्या हो गया
0 क्योंकि y एक्सिस पे कट किया है, तो जब इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो x में 0 और y में -2 क्योंकि नीचे कटा है। ठीक है ना। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो फिगर में ही, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट इसमें और देखते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में इसकी पूरी तरह से चर्चा करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को अब एक्सटेंड किया जाए, ऑब्जेक्ट को अगर एक्सटेंड किया जाए तो क्या होगा, विस्तार से इसमें क्वेश्चन करेंगे। बस मैं कॉन्सेप्ट छोटा सा इसमें बता देता हूं इस लेक्चर में, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। सॉरी, छोटा सा यह है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, 2D ऑब्जेक्ट होगा हमारा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, तब कैसा बनेगा। तो देखो एक्सटेंडेड कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये मिरर है तो सबसे पहले तो इसे पॉलिश्ड करो इसको एक तरफ से, चलो ये हो गया मिरर हमारा। अब ऑब्जेक्ट जो बनेगा ये रहा, एक्सटेंडेड कहने का मतलब अब इसमें लेंथ आ गया है ना। अगर लेंथ वाला ऑब्जेक्ट हो तब कैसे बनेगा इसका इमेज, तो ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, ए बी हो गया। तो हमने क्या बोला था, रेज छोड़ना है, एक तो परपेंडिकुलर ही छोड़ देना सीधे सीधे, तो दोनों छोर से पकड़ना इसको, जहां से शुरू होगा जहां पे खत्म होगा। तो एक पॉइंट पहले पकड़ो और यहां से एकदम रेज उसको डालो, इसको पे भी रेज डालो, बोलो डाल दिए, ठीक है ना। और एक रेज कहीं ऐसे डालो, ठीक है ना, कहीं भी डालो, कट उसी स्थान पे करेगा। कोई एक रेज सेलेक्ट करो तुम, अगर तुमको लगता है कि सर ये क्यों लिया, इधर की ओर ले लेते, तो तुम उधर की ओर भी लोगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर आके कटेगा वहीं पे बेटा। कोई एक रेज तुमसे, कोई दो रे उठाना है, ये नहीं है कि रे डायग्राम लोग यहां से एक चलेगा वहां से एक चलेगा। बचपन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो याद करते थे कि इसके पैरेलली गए थे फिर यहां टकरा, कोई दो रे उठाना, वो कटेगा उसी पॉइंट पे, समझ गए ना। एकदम एग्जैक्ट फिगर अगर आपके पास है कि हाँ उतना पे ही अगर आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो उसको जब एक्सटेंड करोगे तो उसी पॉइंट पे काटेगा वो, ठीक है ना। अब यहां से देखो इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, और इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, तो इसको एक्सटेंड करो और इसको एक्सटेंड करो, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे कट कर गया, यानी ए पॉइंट का मिरर बन गया ए डैश, ठीक है ना। मिरर इमेज क्या बना, ए डैश बन गया। अब सीधे सीधे इसको भी करेंगे, ये टकरा के लौटा ऐसे, और ऐसे ये भी हुआ, ये एक्सटेंड करेगा, इसको एक्सटेंड करोगे ये। अब देखो मैं एक चीज समझाने के लिए बताता हूं, आप बोलो कि दूसरा रेसर इधर छोड़ो, छोड़ दिए, रिफ्लेक्ट किया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, चलो ये वाला ना लेके ये वाला लोगे तो रिफ्लेक्टेड रो को फिर तुम एक्सटेंड करो, देखो काटा उसी जगह पे, यानी तुम कोई भी रे लोगे कटेगा वहीं पे जाके। तो अब कटेगा, यहां पे क्या हो गया बेटा, बी डैश। तो इमेज जो बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा वो ए डैश बी डैश बनेगा। तो डिस्टेंस, तो पहले डिस्टेंस अगर एल है तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज का भी एल ही होगा। जितना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होगा उतना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होगा, जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होगा, और जितना हाइट पे ये होगा उतना ही हाइट पे ये भी होगा, है ना। यानी इक्वल इमेज बनाता है, इक्वल एंड अपोजिट बनाता है वर्चुअल। अपोजिट कहने का मतलब मैं बताऊंगा कैसे, घड़ी का एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि इधर 3 बजता है तो उधर मिरर में 9 बजता है। या आप ही लोग खड़ा रहते हो तो आपके सामने ऐसे करोगे तो सामने लगेगा कि हाथ उल्टा है, दाया बाया दिखता है। तो उस चीज पे हम चर्चा करेंगे आगे। सिर्फ ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कैसे बनाना है, मैं इमेज कैसे बनाऊंगा, ये आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। इसी तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सटेंडेड इमेज अलग अलग मैं इसके एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, ऐसे एंगल पे ऐसे करके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स की चर्चा हम इस पे करेंगे और विस्तार से पढ़ाई करेंगे इसका। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रहने दीजिए, फिर हम आगे करेंगे। तो इन्हीं भूले बिसरी यादों के साथ मिलेंगे अगले दिन
नए लेक्चर में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।